आज हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इतना हम पढ़ चुके हैं पहले, मुझे सबसे पहले बताओ आपकी संविधान है क्या। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Sir, a written document in which all the rules, procedures, and they are written in a single place and which is followed by our country is constitution. ओके, मतलब हमारी कंट्री तो फॉलो करती है बट लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू जो है Yes. वो सरकार देश को चलाती है, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है। अब भारत का जब संविधान बना, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस टाइम पे हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे पूरे वर्ल्ड में घूमे, सब कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, समझा, और जो भारत के लिए बेस्ट था या जो उसमें बेस्ट था उसको भारत के लिए लेकर आए। जब इतना सब हो गया तो इसके बाद भारत के संविधान को यह कहा जाता है कि भारत के संविधान में सब कुछ जो वर्ल्ड का मिक्सअप करके किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ 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 ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेलिएंट फीचर्स जो है वो कहा जाता है कि ये हमारे संविधान के सेलिएंट फीचर्स हैं। ऐसा जो है वो कहीं और नहीं देखने को मिलेगा अक्सर। तो उसमें पहला आता है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान जो है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहां पर भी आता है रिटन और अनरिटन, और मैं ये डिफरेंस पहले भी बता चुका हूं। क्या डिफरेंस है कॉमन रिटन और अनरिटन में? Sir, written or unwritten में हाँ, चेतना मैम आप बताओ। सर इतना डीप में तो मेरे को भी नहीं पता, बट ये कि रिटर्न में सब कुछ ही हर चीज जो होती है वो एक्सप्लेन्ड होती है, और अनरिटन में जो होता है वो सिर्फ मतलब मेन मेन पॉइंट्स ही मेंशन्ड होते हैं, डिटेल्ड में कुछ मेंशन नहीं होता। ओके, अब देखो, ये हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि जब आपका रूल्स रेगुलेशन सारे जितने भी है वो एक बुक के अंदर जो है वो मेंशन है, सिर्फ एक बुक में, पूरे एक ही बुक में वो कॉडिफाइड है। लेकिन अनरिटन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि अनरिटन में संविधान नहीं होगा, वहां पे भी संविधान होता है और लिखित होता है, लेकिन वहां पे ना अलग अलग बुक्स होती है, ये एक तरफ कंपाइल नहीं होती। और ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये फर्स्ट बुक है, ठीक है, इसमें कोई कानून बना, उसके बाद सेकंड कानून सेम टॉपिक के ऊपर सेकंड कानून बन गया, तो इसको जो है वो हटाकर जो है वो ये सेकंड वाला जो है वो काम करना शुरू कर देगा, फिर इसके बाद थर्ड वाला, ऐसे इस तरह से चलता रहता है। और ये सारे रूल्स जो है वो अलग अलग मैंशन है, एक जगह एक सिंगल जो है वो बुक में कोडिफाइड नहीं है। लेकिन जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, और उस केस में क्या होता है यहाँ पे कि सारा का सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक में ही है। फॉर एग्जांपल कि अमेंडमेंट करनी है तो हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट होती है, ऐसा नहीं होता कि अलग से ही जो है वो एक बुक बना दी। तो ये हो गया रिटन और अनरिटन के बीच में कॉमन डिफरेंस। इसमें अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो किसके पास है? यूएसए और भारत के पास। अब और भी कंट्रीज बहुत सारी है। और अनरिटन की अगर हम बात करें तो यूके के पास, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, या इंग्लैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें, उनके पास क्या है? यहाँ पे जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब भारत के संविधान को यहां पर कहा गया कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण यहां पर यह था, कॉम्प्रेहेंसिव एलोबरेटिव एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमारा संविधान सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस को मेंशन नहीं करता, वहां पे प्रोसीजर भी मेंशन कर रखा है कि किस तरह से जो है वो अमेंडमेंट की जाएगी, किस तरह से सरकार ऐड होगी, किस तरह से स्टेट बनेगी, किस तरह से मेजॉरिटी पार्टी, ऑल सब कुछ जो है वो वहां पर मेंशन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब इतना सब कुछ हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम और एग्जांपल फॉर्म में समझे कि एक तो नोट्स बनाते हैं हम मेन मेन हेडिंग्स डाल के, लेकिन जब हम हेडिंग्स के साथ उसमें पॉइंट्स भी ऐड करना शुरू करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, तो वो जो है वो नोटबुक बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो सिमिलर यहाँ पर जो है वो अप्लाई होता है। दूसरा, वास्टनेस ऑफ, जो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो इतनी वास्ट है कि यहाँ पर मोड़ मोड़ पर तो है वो भाषाएं चेंज हो जाती है। तो इस डाइवर्सिटी को भी माइंड में रखना था, तो इसलिए भी जो है वो हमारा संविधान जो है वो लेंथेस्ट है। प्लस थर्ड पॉइंट में आता है यहां पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंटर। भारत में जो संविधान है वो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए जो है वो सिमिलर है और एक ही है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले एक एक्सेप्शन इसमें थी जम्मू कश्मीर की, आर्टिकल 370, लेकिन 370 को हटाने के बाद वहां पर भी पूरे नेशन वाइड जो है वो एक ही संविधान जो है वो लागू किया जा रहा है। देन उसके बाद यहां पर जब इतना है, इतना सब कुछ हो गया कि लाइक ऐसा कहा जा रहा है कि लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारत का जो संविधान है उसको कहा जाता है एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा सिंबल भी अगर हम बात करें तो वो एलिफेंट है।
ओरिजिनली आर्टिकल्स, ये याद रखने बहुत जरूरी है, ये फैक्ट ना पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ओरिजिनली जो है वो 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 465 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स। तो आपके लिए कल के लिए अब काम है कि आपको 12 शेड्यूल याद करने हैं। ठीक है सर। लक्ष्मीकांत में ना एक शेड्यूल की लिस्ट बन रखी है, उसको पूरा कल याद होने चाहिए 12 के 12। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, स्पेशली देखोगे आप 5th और 6th शेड्यूल, आपको हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अलाइड में तो स्पेशली चांसेस यहां से हो सकते हैं। प्लस अमेंडमेंट जो हो चुकी है वो हो चुकी है 106 अमेंडमेंट जो है वो हमने अभी तक कर दी है, और इसमें आई थिंक अमेंडमेंट बिल्स की अगर हम बात करें तो वो हो गया 128 अमेंडमेंट बिल, और 106 अमेंडमेंट जो है वो हो चुकी है हमारे सर जो रिसेंटली 175 आईपीसी करके एक वो नहीं हेडलाइन आई थी, हाँ जी, तो मतलब उसके अंदर भी जैसे अब एफआईआर वगैरह के बारे में था, हाँ, तो वो किस में आएगी? वो रूल्स है, वो रूल्स एंड प्रोसीजर है, वो इसमें नहीं आते। अच्छा। हाँ, वो ऐसा होता है कि संविधान क्या है, संविधान सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है। संविधान एक सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो सरकार को फॉलो करने हैं, सरकार को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। फिर ये सरकार को कह रहे हैं कि आपको इसके लिए कानून बनाना है। जो कानून बनाए जा रहे हैं दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी, और जो न्यू अभी इंप्लीमेंट हुए अच्छा। वो ठीक है। कानून है। देन सेकंड पॉइंट आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, कि भारत का जो संविधान है उसको अलग अलग सोर्सेज से जो है वो हमने ड्रॉन किया है। फॉर एग्जांपल लाइक कैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, रिट्स जो है वो ब्रिटिश से आ रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को से अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमने फेडरल स्कीम को लिया, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी जो है वो आपका पॉलिटी में डायरेक्ट मेंशन है, और ये याद करने वाला है कि कहाँ से हमने क्या बोरो किया है। इसके रिगार्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के जो ये फैक्ट है इनको हम अलग से कवर करेंगे पूरा इसके ऊपर। देन उसके बाद नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे ना दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक रिजिड और दूसरा फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब हो गया कठोर, कि जब हमारा संविधान, अगर हम बात करें कि संविधान को अमेंड करने के लिए जो है वो आपको एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, आप उसको नॉर्मली अमेंड नहीं कर सकते। संविधान में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। उस स्पेशल प्रोसीजर को जो आगे की प्रोसेस को कहते हैं रिजिडनेस। आप एक स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही संविधान को अमेंड कर सकते हो, और इजीली अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। इसको बोलते हैं अमेरिकन, ये कहां पर अप्लाइड होता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। कि भारत मतलब अगर अमेरिका की अगर हम बात करें, वहां पर अगर आपको संविधान को अमेंड करना है तो आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सिबल मतलब है इजीली अमेंड किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे ऑर्डिनरी लॉज को अमेंड किया जाता है, उसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो यहाँ पर जो है वो संविधान को भी अमेंड किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल हो गया ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में कोई स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रोविजन नहीं है, वहां पे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जिस तरह से नॉर्मल कानून को अमेंड किया जाता है उसी तरह से संविधान को अमेंड किया जाता है। अब भारत के केस में क्या अप्लाइड होता है यहाँ पे, भारत के केस में यहाँ पर आता है कि भारत ने दोनों को फॉलो किया। भारत ने बोला कि हम सिंपल मेजोरिटी भी करेंगे, हम स्पेशल भी करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ, कि अगर संविधान में अमेंडमेंट करनी है तो उस केस में आपको स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि आपको एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। प्लस साथ में वहां पर भी हमने ये कहा कि संविधान के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाएंगे। तो भारत ने दोनों को फॉलो किया कि आपको ब्लेंड रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही यहाँ पर जो है भारत में इंक्लूड होते हैं। इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368। जब हम अमेंडमेंट वाला प्रोसेस को पढ़ेंगे तो वहां हम इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर क्या आता है कि स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में जो है वो दो तरह से संविधान में अमेंडमेंट की जा सकती है। पहला स्पेशल मेजोरिटी, ये स्पेशल मेजोरिटी किस तरह से होगी, इसमें कहा गया कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहली लाइन समझना यहां तक, इसमें कह रहे हैं कि 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसमें भी कैसा है कि जितने लोग प्रेजेंट है और वोटिंग। अब यहां पर हम एग्जांपल मान के चलते हैं, दूसरी लाइन भी साथ में पढ़ते हैं, प्लस साथ में मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितने टोटल मेंबर। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि मान लो 500 जो है वो टोटल मेंबर है। अब 500 की मेजोरिटी कितने अगर आपको मेजोरिटी की सीट चाहिए तो आपको कितने परसेंट वोट जो है वो वोट आने चाहिए 500 से? more than 50। मोर देन 50, यानी कि 250 से ज्यादा। यस। तो ये हो गया मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस।
कि 500 का टोटल है तो उसमें से हमें मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 250 प्लस चाहिए। ये क्लियर हो गया? Yes. अब मान लो पहले केस में चलते हैं। अब यहां पर ये आता है कि मान लो ये 500 में से 400 लोग जो है वो प्रेजेंट है। अब ये 400 का हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब 400 लोग प्रेजेंट है, इनमें हमें कैसी मेजॉरिटी चाहिए? 2/3। 2/3 कितना हुआ 400 का? 400 इंटू 2/3 अप्रोक्सीमेटली 262, अराउंड 270। 270. तो 270 के अराउंड जो है वो यहां पर आपको क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए। तो ये हुआ स्पेशल मेजॉरिटी का केस, 2/3 का। क्लियर हो गया? ठीक है. दूसरा केस यहां पर क्या आता है, जिसमें सेकंड टाइप में आते हैं, उसमें कहा गया है कि संविधान में, अब हमने ये कहा कि संविधान सेंटर और स्टेट का एक ही है। अब कुछ केसेस में हमें स्टेट की परमिशन भी चाहिए, स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो उस केस में यहां पर कहा गया कि स्पेशल मेजॉरिटी, दिस प्रोसीजर प्लस स्टेट रेटिफिकेशन बाय अ टोटल हाफ। मतलब कि अगर 28 स्टेट है तो उसमें से कम 14 प्लस की जो है वो परमिशन होनी चाहिए, 14 प्लस के जो है वो रेटिफिकेशन होनी चाहिए, मोर देन हाफ की रेटिफिकेशन होनी चाहिए टू अमेंड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिंक अप कर रहा है किसके साथ? स्टेट्स के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल एक 7th शेड्यूल, अगर आपको 7th शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट करनी है तो उसके केस में आपको क्या चाहिए? यहां पर स्टेट्स की जो है वो रेटिफिकेशन भी चाहिए। और उस केस में भी अगर 28 स्टेट्स है तो कम से कम 14 प्लस स्टेट्स जो है वो सपोर्टिव होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है यहां से? तो हमें याद रखना है कि यहां पर कहा गया ईच हाउस। ये ईच हाउस को हमेशा याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में। दैट मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी, अगर हम बात करें यहां पर ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं होगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में नहीं बैठेंगे, ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं होगा संविधान को जब अमेंड करना है उस केस में। पहला केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं यहां से, तो इसको याद रखना। कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं होगा जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। ये हो गया आर्टिकल 368। क्लियर हो गया आर्टिकल 368? Yes, sir. देन उसके बाद यहां पर एक की प्रोविजन है जो आपको अपने माइंड में रखना है, वो ये, इन्होंने कहा कि सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन उसके लिए हमें आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो हो गया सिंपल मेजॉरिटी। ये सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट के प्रोसेस में पूरा हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, बट बेसिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखो फेडरल का मतलब क्या हो गया? पावर डिवीजन। सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो हम पावर डिवाइड कर रहे हैं। यूनिटरी का मतलब हो गया जब पावर सेंटर के पास आ रही है, जब सेंटर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो भारत में क्या है? दोनों फीचर्स इंक्लूड हो रहे हैं। भारत में फेडरल फीचर्स भी है, भारत में यूनिटरी फीचर्स भी है। तो हमने यहाँ पर इसके यहाँ पर जो है वो केसी नियोजी इन्होंने एक टर्म कॉइन किया है इसके रिगार्डिंग, वो है क्वेसी फेडरल। हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो कैसा है? क्वेसी फेडरल इन नेचर है। मतलब हमारे पास दोनों फेडरल भी फीचर है और यूनिटरी भी फीचर है। अब फेडरल फीचर्स कैसे हैं? डिवीजन ऑफ पावर, जब हम पावर डिवाइड कर रहे हैं किसके बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबके अपने अपने अलग अलग काम है, सब अपना अलग काम कर रहे हैं, तो ये होगी पावर डिवीजन। और इसका एग्जांपल आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरल फीचर है। जब फेडरल फीचर्स करेंगे, यूनिटरी फीचर्स करेंगे, तो वहां इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करें, यूनिटरी मतलब जब सेंटर स्ट्रांग हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रांग सेंटर होगा। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिक। लेकिन यूएसए का केस देखें हम, तो यूएसए में यूनाइटेड, अगर हम अमेरिकन सिटीजन होगा प्लस उसके बाद दूसरा उसकी जो स्टेट में रह रहे हैं वहां का जो है वो सिटीजन होगा, तो वहां पे डबल सिटीजनशिप होती है। लेकिन हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होगी। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि आपका आईएएस, आईपीएस, ये सभी सेंटर जो है वो उनको ट्रेन करती है, और इसके बाद ये सर्विस कहाँ करते हैं? स्टेट में करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस की जब इमरजेंसी लगती है, फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी के केस में सेंटर स्ट्रांग हो जाता है, तो ये जो है वो हमारा
फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स हैं, इनको पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा, डोंट वरी। देन उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पर याद रखना, हमने कहा वी द पीपल, ठीक है, और गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि सरकार जो है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई। उस केस में एक वर्ड आता है दैट इज रिपब्लिक। गवर्नमेंट बाय पीपल को हम रिपब्लिक कह सकते हैं इजीली। अब यहां पर दो तरह की रिपब्लिक होती है, एक प्रेसिडेंशियल होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है। प्रेसिडेंशियल के केस में क्या होता है यहाँ पर कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केस में क्या होता है? यहाँ पे पार्लियामेंट्री, अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री रिपब्लिक फॉर्म जो है ये, इसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नॉमिनल होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? रियल होता है। यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, जो कि नॉमिनल हेड होगा। भारत के केस में कौन सा सिस्टम आता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने प्रेसिडेंशियल को नहीं अडॉप्ट किया, हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमने प्रेसिडेंट को कहां से लिया? यूएसए से हमने प्रेसिडेंट को लेकर आए, लेकिन हमने यूएसए को प्रेसिडेंट से लाए, फिर उसको रखा किस तरह से? पार्लियामेंट की तरह। हमने बोला कि हम प्रेसिडेंट यूएसए से लाएंगे, लेकिन जो प्रोसीजर होगा वो कहां से होगा? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। तो हमने क्या किया, अपने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वहां से आए यूएसए से, हमने जिस तरह से जो वो सिस्टम को अडॉप्ट किया, हमने प्रेसिडेंट को बना दिया नॉमिनल हेड, और जो स्टेट का, अगर हम बात करें गवर्नमेंट का, जो रियल हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। और ये कहां से आया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कंसेप्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। British government. इसमें फीचर्स की अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल हेड हो गया आपका प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, जैसा हमने इस बार भी देखा जब लोकसभा के इलेक्शन हुए यहाँ पर 18th लोकसभा के, तो यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट हुए तो उन्होंने अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करी, तो यानी कि मेजॉरिटी पार्टी जो है वो यहाँ पर रूल करती है। प्लस साथ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी यहाँ पर याद रखना कि आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक फीचर होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लीडरशिप ऑफ द पीएम और सीएम। पीएम और सीएम, अब यहाँ पर सीएम क्यों कहा गया? सीएम इसलिए कहा गया क्योंकि हमने जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों में सरकार बना रखी है। हमने कहा कि लोगों की सरकार सिर्फ सेंटर में नहीं होगी, लोगों की सरकार स्टेट में भी होगी, तो उसको बोलते हैं डुअल पॉलिटी। जब स्टेट में होगी तो यहाँ पर लीडरशिप होगी सीएम की, और जब सेंटर में होगी तो लीडरशिप होगी पीएम की। यहाँ पर हम एमएलए इलेक्ट करते हैं और वहां पर हम एमपी इलेक्ट करते हैं। और एक फीचर और आता है, वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, कि जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर हमारा, सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब यहां पर वो कंसेप्ट अप्लाई होता है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ये है संविधान। हमने ये कहा कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये स्टेटमेंट सिर्फ इस बॉक्स में अप्लाई करो। इन्होंने कहा कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, की पार्लियामेंट भी सुप्रीम सॉवरन है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है। 3 विंग्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हमारे संविधान के अंदर ये तीनों अलग अलग है, तो दैट मीन्स हमारा संविधान क्या है? सुप्रीम है, और ये सभी की अपनी अलग अलग जो है वो पावर्स है। लेजिस्लेटिव में इंक्लूड हो रहे हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में आपके इंक्लूड हो रही है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएजी, ये जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। और जुडिशरी में आपका रहा है सुप्रीम कोर्ट। सेंटर पे हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इस केस में यहाँ पर कहा गया कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी भी है, क्योंकि हम चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू जो है वो एक दूसरे की पावर्स को देख रहे हैं, और जुडिशरी सुप्रीमेसी भी है। ये क्लियर हो गया? Yes. देन अब पार्लियामेंट सॉवरन कहां पर है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम है। सिस्टम कहां से आया पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का? वो आया ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कहा गया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो फाइनल। यूएसए में क्या है? यूएसए में सुप्रीम कोर्ट है। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो फाइनल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है सिर्फ जुडिशियल रिव्यू का। उसमें सुप्रीमेसी जुडिशियल है, और हमारे यहाँ भी जुडिशियल है सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है। संविधान है, राइट।
ठीक है अगर ठीक है संविधान सर्वोपरि है तभी इन सबके पास अलग अलग पावर है। अगर हमने ये कह दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, पार्लियामेंट सब कुछ है, तो फिर वो केस में क्या हो गया कि संविधान की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट संविधान में कुछ भी कर सकती है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस। करेक्ट ठीक है, ठीक है लेकिन हमने कहा कि संविधान सर्वोपरि है, और वो संविधान कह रहा है, हमने बोला संविधान सर्वोपरि है, फिर वो संविधान बोल रहा है कि नहीं, मैंने पावर डिवाइड की है, मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों की तीनों में इक्वल ही है, तीनों मेरे लिए इक्वल है। तो अगर यहां पर इसको और अच्छे तरीके से समझे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, वो कानून सुप्रीम कोर्ट को लगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि ये कानून जो है वो संविधान को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी कि आप चेक कर सकते हो अगर कोई भी संविधान में छेड़छाड़ हो रही है और वो गलत हो रहा है, तो संविधान क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको डिक्लेयर कर देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस पावर को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है टू चेक द लॉज और ऑर्डर मेड बाय द पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, तो उस पावर को यहां पर जो है जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, ये यूएसए का कंसेप्ट है। अब यूएसए में क्या होता है कि यूएसए की जो पार्लियामेंट है, सीनेट, उसको सीनेट कहा जाता है पार्लियामेंट को, अगर वो कोई कानून बनाती है, ठीक है, और वो कानून लगता है कि अगेंस्ट चला जाता है अपने इंटरेस्ट के, पार्लियामेंट ने अपने इंटरेस्ट पे बना दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। यूएसए के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि वो अपना ऑर्डर निकाल दे उसके बदले, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। ये समझ आ गया? जी सर अब नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट को पहले समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट में हमने कहा कि हम एक बॉक्स बना देते हैं दोबारा से, ये बॉक्स बड़े काम आने वाले हैं। देखो यहां पर हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, हमने तीनों को अलग कर दिया। तो मतलब क्या है कि देखो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर डिपेंड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, हमारा सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर डिपेंड है, संविधान के ऊपर। तो ये क्या हो गया, एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट वाला क्लियर हो गया। जी इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 3 एग्जाम्स में एक बार एक साथ ये पूछा गया था, एफकेट, सीडीएस और यूपीएससी सीएससी, इन तीनों में एक बार पूछा, डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो आर्टिकल 50 ऑफ द डीपीएसपी सेपरेटेड जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद सर करें। वैसे तो ये तीनों ही सेपरेट है ना, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? मैम इसमें ये अप्लाई होता है यहाँ पे जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऐसे, इस तरह से कि प्रेसिडेंट को, एग्जांपल आप प्रेसिडेंट समझ लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जज की अपॉइंटमेंट करनी है, रिमूवल करनी है, तो प्रेसिडेंट करता है रिमूव, यस ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके लिए रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में पास होगा, फिर वो ठीक है प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, और प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो वहां से वो सेपरेट कर देता है उन दोनों। ठीक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्लियर हो गया। देन उसके बाद है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और फीचर्स भी हम देख लेते हैं कि किस कैसे पता चलता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, कि हमारे जजेस है उसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि चलो ठीक है प्रेसिडेंट ने पहले अपॉइंट कर दिया, फिर उसने बोला कि नहीं नहीं ये अपॉइंटमेंट सही नहीं है, चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा। एक रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट से पास होगा, उसके बाद ही जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। देन फिक्स सर्विस एंड कंडीशंस, की जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी कंडीशन जो है वो फिक्स्ड होती हैं। एक्सपेंसेस, जो खर्चा है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब ये चार्ज और वोटेड, ये दो कंसेप्ट आते हैं, एक वोटेड आता है और दूसरा आता है चार्ज। वोटेड का मतलब क्या होगा कि पार्लियामेंट में वोट होगी कि इसको कितना खर्चा देना है, तो ऐसा नहीं है। इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जितना भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे चार्ज्ड है, वो एक बार फिक्स है, वो डायरेक्ट वहीं से आएंगे, वो वोट नहीं कर सकते। अगर वोट करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल है कि ऐसा ऐसा होता, ऐसा करते हैं, ऐसा पार्लियामेंट ऐसा करती है, वो बोलते हैं कि इस साल ना सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं दिया, तो इस बार हमें उन्हें जो है वो 1 करोड़ रुपए देने हैं। लेकिन
पिछले साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो है वो फेवर में दिए थे, ब्रिटिश फेवर में दिए थे सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के, तो सरकार ने कहा कि 10 करोड़ दे दो। तो उन्होंने ये डिफरेंस को खत्म करने के लिए कि पार्लियामेंट की मर्जी नहीं चलेगी, वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंसेस होंगे, वो चार्ज होंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लिए जाएंगे। वो जितना भी सुप्रीम कोर्ट का बनेगा वो डायरेक्ट वहां से पे होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इसमें एक्सेप्शन ऐड कर दी गई है, अभी राज्यसभा में अपॉइंट हो रहे हैं, बट लेकिन वो अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट मेंबर्स के हैं, वो किसी ऐसा नहीं है वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं, वो डायरेक्ट इसमें नहीं गए हैं लाइक कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो एक सुप्रीमेसी है वो इफेक्ट हो रही है, तो उस केस में जो है वो उसको सजा दी जा सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर होती है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बार एग्जाम में पूछा भी गया कि किस किस के पास जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होती है। तो ये पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है, हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड, देखो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड, अब मैं आपको याद इसको समझा देता हूं कि जो आपका ये दोनों, अभी चलो पहले इंटीग्रेटेड को समझ लेते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है। होता है ना ऐसा कि हम सबसे पहले जो है वो लोअर कोर्ट में अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट के बाद अपर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, देन उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं जो स्टेट्स में होते हैं, और उस हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, और फिर लोअर कोर्ट्स होंगे। तो ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं आप यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एक पॉइंट यहां पर याद रखना कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून बना सकता है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, ऑर्डर निकाल सकता है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लाइक शिमला हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए कानून निकालेगा, रूल्स ऑर्डर निकालेगा, अदर स्टेट के लिए नहीं निकाल सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश को ऑर्डर कर सकता है। यूएसए के केस में ऐसा नहीं होता। यूएसए के केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर के लिए होता है, और हाई कोर्ट जो है वो स्टेट के लिए होते हैं। अब जो कंसेप्ट याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो इंटीग्रेटेड फीचर है, आपको क्या लग रहा है कि ये फेडरल फीचर है या यूनिटरी फीचर है? सर अलग अलग पावर फेडरल है सर, पर पता नहीं सर। चेतना मैम आप बताओ। मैम लेफ्ट द क्लास। ये फेडरल फीचर में इंक्लूड होता है या यूनिटरी? एक बार सोचो ना इसको। हम कह रहे हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, जुडिशरी की पावर कहां डिवाइड कर दी हमने? क्या हमने ऐसा कहा कि जुडिशियल पावर भी डिवाइड हो रही है? नहीं, वो अपने आप में एक बॉडी है। अब समझो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो आपका यूनिटरी फीचर में आता है, क्योंकि देखो हायरार्की सिस्टम है एक, जुडिशियल पावर्स को हमने डिवाइड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है इन सभी के ऊपर, राइट। ठीक है। लेकिन जो आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये आता है फेडरल फीचर में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो आपका फेडरल फीचर है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड कह रहे हैं तो हम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। हमने जुडिशियल पावर्स को डिवाइड नहीं किया। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज।
फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स अभी प्रेजेंट टाइम में है, और ओरिजिनली जो है वो 7 थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमने रिमूव कर दिया था। ये हम फंडामेंटल राइट्स को जब पढ़ेंगे पूरा डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई थी, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये कमेटी अपॉइंट की गई थी जिसकी रिकमेंडेशन पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो ऐड किया गया, इन्हें भी हम अलग से कवर करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें जो है वो सरकार को अपने माइंड में रखने हैं जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क बना रहे होंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को अपने माइंड में रखने हैं हमेशा। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। नोवल फीचर ऑफ द संविधान, नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है बी आर अम्बेडकर ने इनको। 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जहां पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। गांधीयन का मतलब हो गया कि वो डीपीएसपी जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से लिंक करते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल में जो वो यहां पर डीपीएसपी होंगे जो लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में जो अब आपके डीपीएसपी आते हैं, और पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकुलर स्टेट। अब यहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की हम बात कर रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां पे भी 2 कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेकुलरिज्म जो होता है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना, ठीक है, कि जो हमारा यहाँ पर जो सेकुलर है, ठीक है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो वो 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव की अगर हम बात करें, या नेगेटिव को सबसे पहले देख लेते हैं, तो नेगेटिव के केस में ये कहा गया कि स्टेट जो है, यानी कि सरकार जो है, वो रिलीजन से बिल्कुल अलग है। सरकार रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, वो किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रही। सरकार ने कहा कि मेरे लिए सारे रिलीजन इक्वल है, लेकिन स्टेट से बिल्कुल अलग। तो ये कंसेप्ट जो आता है वो आता है फ्रांस से, यानी कि यूएसए, सॉरी यूरोप। जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये कंसेप्ट को फॉलो करती है। वो कहती हैं कि रिलीजन जो है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल सेपरेट है, रिलीजन का लेना देना नहीं है सरकार के साथ, कुछ नहीं। इन शॉर्ट इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेकिन भारत के केस में अप्लाई होता है पॉजिटिव कंसेप्ट यहां पे। अब पॉजिटिव कंसेप्ट भी किस तरह से, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे के सारे रिलीजन्स को। हमने कहा कि हमारे लिए सब रिलीजन जो है वो एक बराबर है और हम सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। बट लेकिन यहां पर कंडीशन क्लियर की, भारत ने ये कह दिया कि हमारा खुद का कोई रिलीजन नहीं है, हम सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल यहां पर आता है डिफरेंट आर्टिकल्स में, जो बताते हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, जिसमें आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, ये सभी आर्टिकल्स को हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में कि ये आर्टिकल्स क्यों कहा गया ऐसा कि ये जो है वो सेक्युलर एग्जाम्पल है। प्लस आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो लिंक करता है, वो बताता है कि भारत जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये आर्टिकल 44 यहां से हटा देना, ये नहीं है, इसमें इंक्लूड होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये हो गया कि वोट डालने के लिए कितनी एज होगी, कौन कौन सी एज तक जनरेशन के जो है वो, कौन कौन सी एज के जो है वो लोग जो है वो वोट यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक कंसेप्ट को फॉलो किया, हमने कहा कि सरकार कौन बना रहा है, लोग, ये लोगों की सरकार लोगों के लिए। तो अब सरकार बनाने के लिए एक वोट तो चाहिए कि हम किस तरह से वोट करेंगे, किस तरह से इलेक्ट करेंगे। तो पहले जो हमारी वोटिंग एज थी वो थी 18। उसके बाद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहां पर की गई थी 1988 में, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था 1989 में, जिसके बाद हमने जो है वोटिंग एज कर दी थी 21। नहीं सर, पहले 21 थी ना, फिर 18। हाँ सॉरी, पहले जो है वो 21 थी, फिर हमने उसको क्या कर दिया 18, यानी कि वोटिंग एज को जो है वो कम कर दिया। और अभी वोट डालने की जो एज है वो कितनी है, 18। ठीक है, एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर पहले जो हमारी वोटिंग एज थी वो थी 21, लेकिन उसके बाद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी हुई, इसके बाद हमने वोटिंग एज को कर दिया यहाँ पर 18। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1989 में। जब वोटिंग एज 18 कर दी, तो यहां पर एक हिडन फैक्ट और भी आता है कि पहले जो हमारा चीफ, अगर हम बात करें हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, वो पहले एक मेंबर बॉडी थी, सिर्फ एक ही था, लेकिन यहां पर जो है वो 2 और ऐड कर दिए गए और 3 जो है वो बना दिए, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो 1989 में बनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों, तो सबसे पहले है कि एनहांस सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अगर हम वोट डाल रहे हैं तो उससे क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा भी शेयर, हर एक पर्सन का शेयर जो है वो सरकार में जा रहा है। इक्वल वोट वैल्यू टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक जो टारगेट है वो है कि इक्वल वोट वैल्यू टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा क्यों? अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है, फॉर एग्जांपल कि एक अमीर आदमी बोलता है, पहले जो हमारा कॉलोनियल पीरियड में वोट कैसे करते थे, करते थे एजुकेटेड इंडियंस, जो पढ़े लिखे लोग होते थे या जो बिजनेसमैन होते थे, सिर्फ वही वोट करते थे। लेकिन हमने ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था किसके साथ, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, या जिनको जो है वो जो उतने रिच नहीं है, जो पुअर है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डाला। हमने कहा कि 18 साल के जो 18 साल के हो जाएंगे उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के भी। क्योंकि हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों ने ही जो है वो एजुकेटेड इंडियंस ने रोल प्ले किया, उन लोगों ने भी रोल प्ले किया जो एजुकेटेड नहीं थे, उन लोगों ने भी रोल प्ले किया जो गरीब थे, सभी ने जो है वो रोल प्ले किया है। इसलिए इक्वली जो है वो यहाँ पर प्रमोट करने के लिए हमने जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यहाँ पर कहा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप आई होप आपको क्लियर होगी। हमारे यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो होता है डुअल पॉलिटी का। डुअल पॉलिटी यानी कि सेंटर और स्टेट। लेकिन हमने ये कहा कि हमारे पास सेंटर स्टेट तो है, लेकिन जो संविधान में कहा गया कि सिटीजनशिप होगी वो सिर्फ इंडियन होगी। अगर मैं हिमाचल में रह रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हिमाचली हूं, मैं ये कहूंगा, हिमाचली तो हूं मैं नो डाउट, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं पहले भारतीय हूं फिर हिमाचली हूं। मतलब हमारे पास क्या होगी, सिंगल सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी। और इसका एग्जांपल एक और अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हम चले जाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में, हम चल जाते हैं नॉर्वे, अच्छी कंट्री है तो नॉर्वे में चलते हैं। हम गए नॉर्वे में, तो नॉर्वे में कोई हमें इस नाम से नहीं जानेगा कि वी आर फ्रॉम हिमाचल। नॉर्वे में हमें जाना जाएगा कि वी आर फ्रॉम इंडिया, हम भारतीय हैं। तो उसका कंसेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिकन सिटीजनशिप होगा और स्टेट सिटीजनशिप भी होगी, कि आप अमेरिकन तो हो लेकिन स्टेट में, जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहां के भी आप जो है वो सिटीजन हो सकते हो। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं डुअल सिटीजनशिप। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो हमारे संविधान में मेंशन्ड है, जो कि क्या कर रही है कि गवर्नमेंट को जो है वो ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग को प्रमोट कर रही है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है हमारे संविधान का। इमरजेंसी प्रोविजंस के केस में क्या होगा, हमारा संविधान यूनिटरी रहेगा या फेडरल बन जाएगा, या हमारी सरकार जो है वो यूनिटरी रहेगी या फेडरल बन जाएगी। जब इमरजेंसी प्रोविजंस हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जब इमरजेंसी लग रही है तो उस केस में सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा। जब सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा तो दैट मींस यहां पर क्या हुआ कि फेडरल जो है वो सरकार जो है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, यूनिटरी में। ये क्लियर हुआ? जी सर। अब ऐसा करने का कारण क्या है? पहला कारण है सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और पीस एंड स्टेबिलिटी, इनको प्रमोट करना। इमरजेंसी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल की वॉर लग गई, ठीक है, हमारा जो है वो युद्ध किसी कंट्री के साथ या शुरू हो गया, उस केस में क्या हुआ, अब उस केस में जो है वो सारी पावर किसके पास चलेगी, सेंटर के पास। तो मतलब पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर कह दिया, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए हमने कह दिया कि इमरजेंसी प्रोविजंस के अंडर सेंटर अब स्ट्रांग हो चुका है, सेंटर सब कुछ अब मैनेज करेगा। इसमें तीन प्रोविजन आते हैं, पहला आता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा आता है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, जिसमें यह कहा गया है यहाँ पर कि नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेवोल्यूशन जो है वो लगाई जा सकती है। पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया जाएगा। स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, आर्टिकल 356 के अंडर जो है वो ये लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगती है आर्टिकल 360 के अंडर। ऑन द ग्राउंड ऑफ फाइनेंशियल जो है वो इंस्टेबिलिटी, अगर हमारा जो है वो फाइनेंसिस जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो उस केस में यहाँ पर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगती है। ये याद रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगी है, अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी लगती रहती है, स्टेट इमरजेंसी भी लगती रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भारत का एक तरह से यूनिक फीचर है, ये हमारे पास से ही आया है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ये जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है इसको ऐड किया था हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट
और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी हुई थी 1992 में, जिसके थ्रू हमने पंचायत का कंसेप्ट, विलेज पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, ये दोनों को जो है वो हम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में जो है वो लेकर आए थे। और ये जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है ये होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब हमने ये कहा कि सरकार, देखो पहले ये कहा गया कि सरकार सेंट्रल लेवल पर बनेगी, फिर बोला हमने सरकार स्टेट लेवल पर बनेगी, लेकिन फिर हमने कहा कि सरकार लोकल लेवल पर भी बनेगी, और जो लोकल लेवल पर सरकार बनेगी ये बनेगी पार्लियामेंट्री या फिर म्यूनसिपैलिटी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर हमने एक कंसेप्ट को समझा कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब सेंटर में भी हमने ऐसा अप्लाई कर दिया, स्टेट में भी हमने ऐसा अप्लाई कर दिया, और लोकल लेवल पर हमने कहा कि लोकल लेवल पर भी ये चीज अप्लाई की जा सकती है। तो पंचायत में हम इलेक्ट करते हैं, हम अपना प्रधान बनाते हैं, ठीक है, हम एक ग्राम सभा बनाते हैं जिसके मेंबर हम भी होते हैं, जो कि सारी मैनेजमेंट करती है। तो ये सब इंक्लूड होता है आपका किसमें, लोकल गवर्नमेंट में। और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम पावर डिवीजन कर रहे हैं टू द मैक्सिमम ऑर्गन, या हम लोएस्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हम लेकर जा रहे हैं, लोग सेंटर से पावर स्टेट में, स्टेट से पावर फिर अगेन लोकसभा, आपकी लोअर बॉडीज में, जो कि आपकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। ये क्लियर हो गया? ये एक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th। ये मैं कल पूछूंगा, ये दोनों अमेंडमेंट्स ये याद होनी चाहिए। और जब हम जितने भी सिस्टम हमने जो यहाँ पर जो है वो फैक्ट्स डिस्कस किए, जब हम आगे इन फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ ये पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनको अपने माइंड में स्ट्रिक्टली रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बॉडीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो है वो न्यू ऐड किया गया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी हमारे संविधान में 2011 में, जिसके थ्रू हमने कोऑपरेटिव बॉडीज को ऐड किया गया। इसमें हमने एक नया पार्ट जो है वो 9B जो है वो ऐड किया हमारे संविधान में, और साथ में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमने ऐड किया राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डीपीएसपी में हमने ऐड किया था आर्टिकल 43B। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो 97th अमेंडमेंट हुई उसके थ्रू हमने जो है वो कौन कौन से आर्टिकल्स को ऐड किया, तो ये आर्टिकल्स जो है वो अपने माइंड में रखना जरूरी है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव की। हमने ये कहा कि संविधान संविधान जो है वो एक तरह से सरकार अगर बन रही है तो वो लोग बना रहे हैं। अब ये शेयर एक तो पता चल गया वोटिंग के थ्रू, लेकिन दूसरा हमने कहा कि हम कॉपरेशन अदर फील्ड में भी कर सकते हैं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बॉडीज के थ्रू भी बना सकते हैं, हम उसमें भी जो है वो लोगों को शामिल करेंगे, और उसके थ्रू भी जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, सरकार में शेयर दे सकते हैं। तब उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर अप्लाइड होता है, और ये आर्टिकल याद रखना बहुत जरूरी है। अमेंडमेंट भी, इसके बाद Technically और बोलना बताओ, जैसे समझ में आए कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये क्लियर हुआ मैम? सर एक बार ये फिर से बताओगे कोऑपरेटिव बॉडीज। देखो कोऑपरेटिव बॉडीज और सोसाइटीज को अगर हम इन शॉर्ट इजी तरीके से समझें तो सबसे पहले तो आपको ये अमेंडमेंट याद रखनी है, 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 2011 का ये अमेंडमेंट हुआ था 97th, ये याद रखना जरूरी है। इसमें ये कहा गया कि पहले हम कह रहे थे कि लोग जो है वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे, वोट के थ्रू, लोग वोट डालकर जो है वो सरकार में अपना शेयर दे रहे हैं। लेकिन फिर सरकार ने कहा कि नहीं, आप जो कोऑपरेटिव बॉडीज के थ्रू भी कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू भी कर सकते हो। तो उस केस में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना बहुत जरूरी था। तो हमने क्या किया, संविधान में अमेंडमेंट करी और ये पार्ट 9B ऐड किया, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव ऐड किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हो। होती है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो हमारे हम देखते हैं डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिसमें लोग भी इलेक्ट होते हैं, लोग अपना जो है वो यहाँ पर बात रखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आई थिंक आपको शायद सभी को पता होगा कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जहां से हम लोन लेते हैं या हम उसके मेंबर होते हैं, उसमें हमारा एक शेयर होता है। वो शेयर का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैंने वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो पैसा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंने क्या किया, उस पैसे को कोऑपरेटिव और सोसाइटी को दिया, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, तो ये मेरा शेयर हो गया। मेरा पैसा तो मुझे मिलेगा लेकिन मेरी तरफ से सरकार चलाने में हेल्प होगी। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, डिफरेंट काम करने शुरू कर दिए उस पैसे को लेकर, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, तो दैट मीन्स वर्क हो रहा है।
तो इससे क्या होगा कि काम चलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, ग्रोथ होगी। तो ये क्या होगा, एक तरह से इनडायरेक्टली शेयर हो गया कि हम देश में जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसलिए इसको संविधान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया। इतने सारे फीचर्स होने के बाद, इतने अच्छे फीचर्स होने के बाद, हमारे संविधान का जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कहा गया कि हमारा संविधान जो है वो बोरोड बैग है, हमने जो है वो बोरो किया है हर जगह से। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि कार्बन कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा फॉर एग्जांपल वहां पर था ऑल इंडिया, जो है वो हम फेडरेशन की बात करें तो सिमिलर ऐसा हुआ, यहाँ पर भी सेंट्रल स्टेट बना दिया, एक फेडरल गवर्नमेंट बना दी। तो ये भी कहा गया कि हमने क्या किया कि कार्बन कॉपी बना दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। दूसरा ये कहा गया कि अन इंडियन और एंटी इंडियन। अन इंडियन और एंटी इंडियन कैसा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहा जाता है कि गांधी जी जो थे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे। गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो हमारा संविधान बनाया, ठीक है, जो हमारा संविधान बना वो अन गांधीयन और एलिफेंटाइन है। एक तो बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, और बनाने के लिए भी हमें कितना टाइम लग गया, 2 years 11 months 18 days। वहीं यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 months में बन गया था। तो हमारा एक तो संविधान बहुत बड़ा है, एलिफेंटाइन, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया। और अन गांधीयन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एक प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हमने तो गांधी जी को सुप्रीम कंसिडर किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल जो है वो गांधी जी के वो जो है वो यहाँ पर अप्लाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये भी कहा गया, कुछ जो है वो जो पर्सनालिटीज थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, ये कहा है सर इवोर जेनिन ने। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है कि जो हमारी कंस्टिट्यूट असेंबली थी, इसको याद बहुत अच्छे से समझना, देखना, जो हमारी कंस्टिट्यूट असेंबली थी जिसने जो है वो जो हमारा संविधान बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें मोस्टली डोमिनेटेड कौन थे? आईएनसी, इन्हें पहला पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही इसमें डोमिनेटेड थी ज़्यादा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी कौन थे? एजुकेटेड इंडियंस, पढ़े लिखे लोग, जिसमें लॉयर्स जो है वो डोमिनेटेड थे। लॉयर सेक्शन जो है वो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी अगर हम बात करें, हालांकि महात्मा गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हो गया, और भी अदर पर्सनैलिटीज हो गए, बी आर अम्बेडकर, तो ये सब क्या थे? एक तरह से जो है वो यहाँ पे जो है वो लॉयर्स थे। तो ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो डोमिनेटेड थी लॉयर्स की और एजुकेटेड इंडियंस की। तो वहां पर क्या है कि अनफेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्ट कैसे हुई थी, ये मैटर करता है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था लोगों ने। तो लोग ये कहते हैं कि जिस बॉडी ने संविधान बनाया वो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट लोगों ने इलेक्ट नहीं की थी। ये क्लियर हुआ? जी सर। ये थे हमारे फीचर्स रिगार्डिंग द आर कॉन्स्टिट्यूशन।